स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब बारी आ गई खास चर्चा की, और ये खास चर्चा जो है ये वक्फ पर हो रही सियासत की चर्चा है। और ये ज्यादातर अभी जो इसका सबसे खराब स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वो पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। तो इस सियासत को क्या नाम दें? पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों को ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, ये तो हम सब जानते हैं। तो जाहिर है कि शिक्षक परिवार से जुड़े हजारों लोग अचानक उनके सड़क पर आ जाने से प्रभावित हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में इन शिक्षकों के प्रदर्शन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्फ के विरोध में उतरे मौलानाओं ने शिक्षक भर्ती घोटाले की गूंज को धीमी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण और भ्रष्ट करार दिया था। जाहिर है शिक्षकों के सामने राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। नौकरी को गंवाने वाले शिक्षक पिछले कई दिनों से स्कूल सेवा आयोग के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई जगहों पर शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोलकाता में इन शिक्षकों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार भी झेलना पड़ रहा है इनको। शिक्षक ममता सरकार के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है। लेकिन उसी कोलकाता में, वही कोलकाता, जमाते उलेमा हिंद के समर्थकों ने घंटों तक सड़क जाम करके रखा और कोलकाता पुलिस आंख बंद करके सो गई। तो विपक्ष का आरोप है कि मौलानाओं का यह सड़क जाम टीएमसी का प्रायोजित है। तृणमूल कांग्रेस और कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता और ममता सरकार के मंत्री सदिकुल्ला चौधरी ने कहा कि हम 50 जगहों पर 10,000 लोगों को खड़ा करके कोलकाता को ठप कर देंगे। तो बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा विपक्ष मुसलमानों को भड़काना चाहता है। पहले सीएए के मुद्दे पर भड़का रहे थे, अब वक्फ एक्ट पर भड़का रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज इस बीच देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। शुक्रवार है आज। पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि हमने शाहबानो मामले में सरकार को झुका दिया था, राजीव गांधी की सरकार को, तो अब वक्फ के मामले में भी झुका के रहेंगे। राजीव गांधी के दौर में एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानो को कोर्ट से मिले मात्र 75 रुपए का गुजारा भत्ता को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरिया के खिलाफ मान दिया था और कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार को कानून बनाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने पर मजबूर कर दिया था। तो क्या मोदी सरकार को भ्रष्ट मुतवल्लियों पर अंकुश लगाने से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमाते उलेमा हिंद रोक सकती है क्या? बड़ा सवाल यह भी है कि जिसने वक्फ की जमीन हड़पी वही राजनेता, वही मौलाना, वही मुतवल्ली पुराने वक्फ कानून की पैरवी कर रहे हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारा लक्ष्य तो सबका साथ सबका विकास है, जबकि कुछ लोगों का लक्ष्य सिर्फ परिवार का साथ और अपने परिवार का विकास है। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, पहले आप ही के पास सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। तो जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया, पश्चिम बंगाल में एक अलग लेवल का खेल चल रहा है। टीएमसी के नेता सिद्दिकुल्ला चौधरी ने कोलकाता ठप करने की धमकी दे दी है। यदि बोलताम जैम करब तो 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে?
বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। जाम करबो खुली धमकी है टीएमसी नेता की, और इस पर भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि विपक्ष दरअसल मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से भड़का रहा है। मुस्लिम भाइयों के हित में ये बिल है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे थे, उसी तरह इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़काकर राजनीति करना। और इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले पर विरोध प्रदर्शन की बात कही है। हम लोग कार्रवाई कर रहा है। वहां का हिंदू संगठन ने कल शाम को ही एफआईआर लॉन्च किया है विद वीडियो फुटेज। आज 4 बजे डीसी सेंट्रल का पास वहां एजिटेशन होगा। कल हनुमान जयंती है, मैं कलकत्ता में रहूंगा। कल बहुत जोर से विरोध होगा। हनुमान जयंती का दिन कल पूरा प्रदेश में विरोध होगा। पश्चिम बंगाल ऐसा लगता है अखाड़ा सा बन गया है, लेकिन यह अखाड़ा शिक्षक भर्ती घोटाले पर बनना चाहिए था। बन रहा है किस पर? नए वक्फ कानून पर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। माधवी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत माधवी जी। हमारे साथ सोफिया खान जी, तृणमूल की नेता, बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम सोफिया जी आपका भी। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। मैं पहले विनोद जी के पास जरा इस मामले को विस्तार देता हूं। विनोद जी, ये नए कानून को लेकर के संसद में जो चला, बहुत अच्छी बात है। एक लोकतंत्र में इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि 4 बजे सवेरे तक जितना समय निर्धारित किया गया था, उससे लगभग 2 गुना समय दोनों सदनों में चर्चा हुई, बिल को पास किया गया। उसके बाद चलिए ठीक है, 1 दर्जन करीब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, होना ही चाहिए। लेकिन ये सड़क पर हंगामे की तैयारी, उसमें पश्चिम बंगाल चैंपियन। विनोद जी। लाल जी, अभी हमने आपकी रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक साउंड बाइट सुना है, जो बनारस में उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बात कही है जी। एक जगह भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, और एक जगह जो आप संकल्प देख रहे हैं विपक्ष का, जो सीधे सीधे अपने परिवार और अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों के सोच की ये लड़ाई है जो आप मैदान में देख रहे हैं। दोनों की सोच की इस लड़ाई को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात कहते हैं, तो ये वक्फ पे आंदोलन करने वाले मौलाना, ये वक्त पे आज आंदोलन का एक बड़ा कैलेंडर जारी करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलेमा हिंद, क्या ये बता पाएंगे कि इस वक्त के जो 33 लाख एकड़ जमीनें हैं उसमें कितने हॉस्पिटल बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, कितने अनाथालय बने हैं, कितने जो मुस्लिम बेवा है उनके लिए कल्याणकारी काम हुए हैं? अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या ये मुतवल्लियों के फ्रॉड का एक भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं था? क्या वो लोग जो सबसे ज्यादा इसमें पहल कर रहे हैं, अभी धरने में, प्रदर्शन में और अगुवाई कर रहे हैं, क्या वक्त की हड़पी हुई जमीन को उन्होंने हड़प नहीं ली है? आज आप देखिए ना, ये हो क्या रहा है। जिस दिल्ली में जिन नेताओं पे आरोप लगा कि उन्होंने वक्फ की जमीन हड़प ली है, वो नेता प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं कि वक्फ के ये असंवैधानिक है। जिन मौलाना और जिन संस्थाओं पे उनको वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं, वो उसके लिए वहां पे रोड पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम पूरे महीने चक्का जाम करेंगे। नेता का भी नाम ले लीजिए, हैदराबाद के एक बड़े नेता पर, हैदराबाद के नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम ले लीजिए, कितने लोग हैं, कर्नाटक के कई मंत्री का नाम ले लीजिए। और कमाल की बात है कि यही उसके विरोध में उतरे हैं कि गरीब मुसलमानों का, गरीब मुस्लिम महिलाओं का और तबके के जो मुस्लिम हैं उनको अगर वक्फ में उनकी हिस्सेदारी होती है, ये सामाजिक भागीदारी वाला वक्फ बनता है, तो
तो इसमें किसका नुकसान है? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये धमकी देते हैं कि हम साहवानों के समय में जैसे सरकार को झुकाया था वैसे ही साहवानों ये 2 बताते हैं और वक्त को और कहते हैं कि हम सरकार को झुका देंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए वो राजीव गांधी का दौर था, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौर है। बिल्कुल, इसलिए ये ख्वाब शायद मन में नहीं पालना चाहिए। ख्वाब पालेंगे तो निराशा हाथ लगेगी, ऐसा लग रहा है। प्रसेनजीत दा, पश्चिम बंगाल को अखाड़ा बना लिया, लेकिन चलिए अखाड़ा अगर बनाया भी तो साथ तो उन बेचारों शिक्षकों को और उनके परिवारों को मिलना चाहिए। लेकिन वो शिक्षक जिनका सही ढंग से चयन हुआ है, ठीक है, उनको तो साथ मिल नहीं रहा। साथ किनको मिल रहा है? उनको मिल रहा है जो खुले तौर पर कह रहे हैं 50 जगहों पर 10,000 लोगों के साथ पूरे कोलकाता को जाम कर दूंगा, उनको साथ मिल रहा है। अखाड़ा बना दिया पश्चिम बंगाल को। नहीं, लेकिन लालचांद, ये जब हम बाजार में 2 किलो आलू खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो जो दुकान में बेचने वाला होता है वो क्या करता है, कुछ आलू डालता है अपने उसमें, और फिर उसमें मान लीजिए कि 1 किलो 800 हुआ तो फिर 2 डाला तो उसमें 2 किलो 300 हो गया, फिर 2 निकाला। तो इस तरह से जो खरीदारी चलता है जी। तो यहाँ पे भी ममता का खरीदारी वैसा ही तरीका है कि 2 कदम आगे जाके क्या उनको 30% मुस्लिम का वोट मिले, या 2 कदम पीछे आने से उनको फिर 2% जो उनका डर है कि हिंदू वोट निकल जाए, तो क्या दीघा में एक डुप्लीकेट जगन्नाथ मंदिर बनाकर, जो देश की धाम है, जो सनातन की हजारों साल की पुरानी है, एक ट्रेडिशन है, वो एक डुप्लीकेट जगन्नाथ मंदिर बनाकर 30 तारीख को जिस अक्षय तृतीया के दिन उसका उद्बोधन करना, मतलब ये सब खेल बंगाल के लोगों को एक तरह से एक आलू समझकर, टमाटर समझकर तराजू पर तोल रही है ममता बनर्जी, ऐसा आप कह रहे हैं, है ना? आलू का उदाहरण देकर आप कह रहे हैं कि तराजू पर ममता बनर्जी तोल रही है। वो मोल भाव की मूड में है अभी, ठीक है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि ये जो शिक्षक है 25,500 जो सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के करप्शन के कारण नौकरी इनका छूट गए हैं, और मैं यहाँ पे दावे के साथ कह रहा हूं कि देश में अगर संविधान और जुडिशियरी है तो इन लोगों को जितना भी झूठ ममता बनर्जी कहे वापस मिलना संभव नहीं है। कोशिश कर सकता है लेकिन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ कहला जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। जी ठीक है, सोफिया खान जी के पास में आता हूं। सोफिया खान जी, अगर साथ मिले कोलकाता पुलिस का, तृणमूल कांग्रेस का, तो साथ तो उन बेचारे परिवारों को, शिक्षकों को मिलना चाहिए जिनका सही ढंग से चयन हुआ था, लेकिन अब उनकी नौकरी जा रही है, उनको साथ नहीं मिल रहा है। सोफिया खान जी, साथ किनको मिल रहा है? जो वक्फ की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे और जो वक्फ की जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे थे। सोफिया जी, ऐसा क्यों? लालचंद्र जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये मोतवल्ली के कर रहे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। ये पूरे देश भर के मुसलमान जिनको कॉन्फिडेंस में लेकर आज तक 2014 के बाद मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो मुसलमान जाहिर सी बात है 2014 के बाद डरे हुए हैं। मैं इस पर आज भी बात नहीं करूंगी कि ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, क्योंकि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, मदरसा हो, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ये सारी चीजें धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर देखिए, पूरे देश में कई एक धर्म है, कई सनातन धर्म है, गुरुद्वारे हैं, चर्चेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केवल और केवल 2014 के बाद ट्रिपल तलाक से शुरू होकर बाकी सारी चीजें जो मुसलमान से जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक संदेह जरूर होता है। मैं भी एक मुसलमान हूं, तो एक संदेह के दायरे में जरूर एक इंसान आता है। अगर यही चीज को 2014 के बाद कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता तो शायद इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट इस देश में देखने को नहीं मिलती मुसलमानों की। और मुझे लगता है एक बात मैं जोड़ना चाह रहा था।
चढ़ा के बोल रहे थे। हाँ। तो इस देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करना कब से गुनाह हो गया? मुझे तो नहीं लगता। कहीं अगर गुनाह नहीं, बंगाल कहीं में गुनाह नहीं। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, नहीं ये कोई गुनाह तो है नहीं। ठीक है, हमारा सोफिया जी, संविधान सोफिया जी। अधिकार देता है। हाँ, गांधी जी ने आज आंदोलन करके गोरों को भगा दिया, तो मुझे लगता है आंदोलन पीसफुल, ऑब्वियसली पीसफुल प्रोटेस्ट करना कोई लेकिन गुनाह नहीं है। पीसफुल सोफिया जी, मैं यहाँ जोड़ना चाह रहा था, आपने आर्टिकल का बिल्कुल हवाला रहा। दिया। कल- सोफिया जी, कल- सोफिया कल जी, की मैं बात करूं, आपने तो कल आर्टिकल बिल्कुल का पीसफुल हवाला प्रोटेस्ट दिया, उस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए ही हैं आप लोग, 1 दर्जन याचिकाएं गई हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा ही कि आर्टिकल का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, तो टीएमसी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि कोलकाता में 50 जगहों पर 10,000 लोगों के साथ जाम कर देंगे, ठप कर देंगे? एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों पर पुलिस वहां डंडे बरसा रही है। देखिए, इसमें दो बात है। टीएमसी के नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी कल एक टीएमसी के का चेहरा बनकर नहीं उतरे थे। वो एक मुसलमान है और एक अच्छा। मुसलमान का दर्द रखते हैं। ये बढ़िया है। पार्टी का लेकर बैनर नहीं उतरे थे। और जाहिर सी बात है कि जिस चीज के लिए मैंने अभी भी कहा कि संविधान में हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट, वो ना नेता हो ना हो, वो आम जनता हो, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपका बाकी पॉइंट आ गया। हमारे किसान बने रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा अभी। हमारे किसान सिंधु, नहीं सुन लीजिए, किसान जो है सिंधु बॉर्डर में 1 साल तक बैठे रहे, कई किसानों की जान भी गई, उसके बाद 3 काला कानून लिया गया ना। तो ये होता है का भी पीसफुल उदाहरण दे ही प्रोटेस्ट। दीजिए ना। बिल्कुल, ये होता है पीसफुल प्रोटेस्ट की ठीक है, ताकत। ठीक है। ताकत को जाहिर बात है मुसलमान भी समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तो हो सकता है आज ये भले पास हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इसको यू टर्न लिया जा सकता है। ये उम्मीद के साथ मुसलमान ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। माधवी जी को मैं लाता हूं डिस्कस। माधवी जी, उनकी आपत्ति है कि देखिए, शक तो होती है, इसलिए शक होती है कि सारे सुधार आपको इन्हीं मतलब इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों में ही करने हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हैं, बातचीत करके भरोसे में लेकर के कीजिए, उनको तो इसलिए ज्यादा शक हो जाता है। जी देखिए, ऐसा मैं सुन रही थी बहुत ध्यान से, और इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाता है भाई? आप लोग तो, ये पश्चिम बंगाल की हालत तो ऐसी हो गई कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ममता बनर्जी क्या कर रही है? पूरे देश की इनकी बात आ जाने दीजिए, सोफिया जी, इनकी बात आ जाने दीजिए। इन्होंने आपकी बात को एकदम ध्यान से सुना, इन्होंने आपकी बात को बहुत शांति से ऐसे नहीं होता है, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। रिदम खत्म हो जाता है और ये बीच में इंटरप्ट करते हैं। इतनी इनको knowledge होनी चाहिए। देखिए, दूसरी बात इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर आए। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास गया है तो आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है कि नहीं पता चल जाएगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया कि भाई ये जो इन्होंने भ्रष्टाचार पूरी तरीके से किया शिक्षक भर्ती घोटाले में, तो ममता बनर्जी ने उस वर्डिक्ट को भी नजरअंदाज किया और बोला हम इसको नहीं मानते। भाजपा हमें बदनाम करना चाह रही है। 26,000 शिक्षक जब रास्ते में बैठे हुए, वो शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कर रहे हैं क्या, जिनके ऊपर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं? मैंने बोला, मैंने तो उदाहरण दिया। आपके भ्रष्टाचार ने उनको आज रास्ते में लाके रख दिया और आप लोगों को शर्म नहीं आती है, और आप बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण कोई भी अपना जो है आंदोलन कर सकता है। क्या आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे हैं? आपके नेता, जिनको आप बोल रहे हैं कि वो कल टीएमसी का बन के नहीं गए थे, आपके नेता है वो, और वो टीएमसी के बन के ही गए थे। उन्होंने लोगों को भड़का के क्या कहा कि पूरे जवाब दीजिए सोफिया जी। ये भड़काऊ भाषण नहीं तो क्या है? किसी बस में से भगवा झंडे को उतरवा देना पुलिस की मौजूदगी में, ये भड़काऊपन नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए, दीजिए जवाब सोफिया जी। मुझे अफसोस होता है कि एक महिला मुख्यमंत्री पूरे देश भर में होने के बावजूद महिलाओं को प्रोटेक्शन देने में, आर्टिकल मेडिकल कॉलेज जैसा मामले में भी इन लोगों ने बीजेपी पे इल्जाम लगाया। झंडा किसने उतारा उसकी पुष्टि हो, मैं खुद चाहूंगी कि उसको सजा हो। झंडा उतारने में हमारा कोई, देखिए हमें भगवा झंडे से कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, ये देखना हमारा काम है। सिद्दीकुल्ला चौधरी वहां पर नहीं बोले थे कि भगवा झंडा उतार दो। वो दोषी है, उसको बड़ी सजा मिले। ठीक है। मैं जरा यहाँ पर विनोद जी को लेकर आता हूँ। विनोद जी को आप दोनों रुकिएगा, एक एक करके 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। देखिए, मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कह पाई हूँ, ये लगातार बीच में बोल रही है। मैं फिर से टाइम दूंगा आपको, ये बिल्कुल गलत है। मैं दूंगा आपको टाइम। विनोद जी को ला लीजिए। विनोद जी, जो बात सोफिया जी कह रही हैं कि भाई वो मुसलमान नेता बन के गए थे, टीएमसी नेता बन करके नहीं उन्होंने ये बयान दिया, ये कहने से काम चलेगा क्या विनोद जी? सोफिया जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो पीएम मोदी ने जितने रिफॉर्मेशन किए हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इतना रिफॉर्मेशन लाने वाला कोई प्रधानमंत्री होगा।
और रिफॉर्मेशन जब होता है तब समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है, नई पीढ़ी के लिए होता है। आप तो नई पीढ़ी को लीड करती हुई दिखती है सोफिया जी, क्या ट्रिपल तलाक पे रिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए? ये शर्म है इस देश की, जो हमारी पढ़ी लिखी बेटियां, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, और वो इस बात के लिए कुछ सरिया और कुछ मौलानाओं के हाथ में अपने भविष्य को रख दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए सरकार को कहा और सरकार ने इस बात की, वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने, वो यूपीए की सरकार थी, कोई हिम्मत नहीं दिखा सका। ये नरेंद्र मोदी है जो पार्लियामेंट में कानून ला के ट्रिपल तलाक को वैध, एक तरह से अवैध करार दिया, और आज देश में एक भी ट्रिपल तलाक की घटना नहीं हो रही है। एक महिला को, एक गरीब महिला को साहबानों जैसे कई साहबानों को जो 75, सिर्फ मात्र 75 रुपए उसको गुजारा भत्ता मिलना था, इसके लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। क्या यही समाज है? क्या यही समाज आप चाहते हैं? मिडिवल पीरियड का हिंदुस्तान रहे? ये क्या तर्क दे रहे हैं आप? पढ़ी लिखी लग रही है। ट्रिपल तलाक का आप ये कह रही हैं कि वो गलत हुआ। अगर ट्रिपल तलाक गलत हुआ है तो आप ये बताइए कि इस देश में जितने भी अभी तक रिफॉर्मेशन हुआ है, तब भी क्या उसमें कोई किसी का मजहब देखा गया कि ये हिंदू के लिए क्या फिट होगा? जीएसटी में देखा गया क्या मुस्लिम के लिए फिट होगा? इतना ही नहीं, चाहे हिंदू कोड बिल हो, दहेज एक्ट हो, एससी एसटी एक्ट हो, तो ये देश का एक संप्रभुता की, सिक्योरिटी की बात थी। तो जब नेशनल इशू होता है तब आपका मुस्लिम और हिंदू का आ जाता है। पहले तो इसको सुधारिए। दूसरा, आपने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये कितना मजाक है। ये कितना मजाक है कि बंगाल में जिस तरह के प्रदर्शन वहां लोगों ने किया है, लोगों ने जलाया है, पुलिस की गाड़ी जलाई है, तोड़ फोड़ की है। वहां अगर हिंदू की गाड़ी जा रही है तो सारे लोगों ने उसको तोड़ दिया है। क्या बकवास है? क्या ये एक तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें? कि ये आप दिखा रहे हैं अपनी ताकत कि बंगाल में जो चाहेगा एक कम्युनिटी वही होगा, वही करेगा। यही बात तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे। आप लोगों को डरा रहे हैं। आप लोग डरा रहे हैं वहां लोगों को। ठीक है। एक नेता, आप सुन लीजिए लाल जी, एक नेता जो आप कह रहे थे शांतिप्रिय, ये शांतिप्रिय नेता है जो सीधे सीधे वहां से भाषण कर रहे थे एक मौलाना, और कह रहे थे कि हम बांग्लादेश की तरह यहां बना देंगे या कूप करके मोदी को भगा देंगे। ये हिम्मत, ये वक्फ है, ये वक्फ एक्ट का विरोध है कि ये प्रदर्शन नंगा प्रदर्शन है जो आप देश में एक तरह से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसकी ये साजिश बंगाल से हुई है। मैं सोफिया जी से जवाब लूंगा, लेकिन माधवी जी की बात अधूरी रह गई थी। मैं माधवी जी, मैंने बोला था आपके पास आऊंगा। मैं लगातार ये देख रही हूँ कि जब भी डिबेट पर हम बैठते हैं तो इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि अभी विनोद जी ने बहुत अच्छी तरीके से बोला, शर्म तो आ नहीं रही है टीएमसी वालों को। इसीलिए क्या कर रहे हैं, जब बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना तो बीच में बक 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 करते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मुझे शर्म आती वाकई में, महिला मैं भी हूँ, पश्चिम बंगाल में भी रहती हूँ। माधवी जी की बात पहले पूरी, माधवी जी सोफिया जी आप पूरी बात बोलिएगा पहले। माधवी जी हर जगह से गलत है, अकेले करना है। यहाँ पे 4 लोग हैं जो भाजपा के तरफ से बोल रहे हैं। आप महिला बैठी हुई हैं, अभी तक विनोद जी बोल रहे थे तभी नहीं बोल रही थी, इनको मालूम है कि कहाँ बोलना है। देखिए बात ऐसी है कि महिला है, महिला होने के नाते क्या ये ट्रिपल तलाक को गलत मानती है? ये कौन सा मतलब ये सवाल तो विनोद जी ने पूछा। मैंने गलत बोला नहीं है, मैंने गलत सही बोला नहीं है, लेकिन सारे संशोधन मुसलमानों के क्यों? गलत सही तो मैंने बोला नहीं है। मैं यहाँ पर ट्रिपल तलाक को लेकर डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ। ये लगातार मैं ऐसे बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगी। ठीक है, पहले माधवी जी को सुन लीजिए। माधवी जी को पहले मुझे चिल्लाना पड़ता है। माधवी जी सुनिए, माधवी जी बोलिए, पहले आप ही बोलिए। देखिए जितने भी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सिलेंडर हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे जो भी योजनाएं हो, पश्चिम बंगाल में लागू हुई है, क्या किसी हिंदू मुस्लिम को देखकर किया गया? ममता बनर्जी बहुत सी योजनाएं जो है वो रोक दी पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी शुरू से चाहे किसी भी तरीके का कानून जो या योजनाएं केंद्र से बन के आती होंगी उसके लिए हमेशा विरोध करती है। ममता बनर्जी की मुर्शिदाबाद कौन सा एरिया बताइए, वहां पे बिल्कुल जो है वो बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर का पूरा जंगीपुर सारा एरिया। 2019 में भी इसी तरीके से कालियाचक में पुलिस को मारा गया, पीटा गया। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहा है।
आजकल मेडिकल कॉलेज में जो आप शांति प्रदर्शन की बात कर रही हैं, शांति विरोध तो डॉक्टर भी कर रहे थे, जिनके ऊपर 2000 की संख्या में लोग पड़े थे। माधवी जी, आप उनसे जवाब लेता हूँ। क्या आपके धर्म को अगर खाली जो है वो पालन करेंगे, दूसरे लोगों का धर्म नहीं है? ठीक है माधवी जी, आप सोफिया जी को जवाब देने दीजिए। सारे वही लोग हैं जिन लोगों ने वोट की जमीन पर गैर कानूनी तरीके। ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ सोफिया जी, तुरंत आ रहा। माधवी जी की बात हो गई, अब बोलिए आप। इतना भयानक जो आप लोग चेहरा जो बंगाल का दिखाते हैं, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी बहुमत के साथ कैसे जीत जाती हैं? मुसलमानों के वोट के साथ तो जीत नहीं रही है ना। हाँ। यहाँ पर तो बहुमत के साथ अगर वो जीत रही है, यहाँ तक कि 2024 की बात है, लास्ट जो इलेक्शन है लोकसभा, उसमें भी जो है बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती। जो ये सवाल दे रही है ना सोफिया जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास एकदम तजुर्बेकार रिपोर्टर मौजूद है, प्रसेनजीत बख्शी जी। आप तो सोफिया जी के इन सवाल का जवाब जरा सुलझाइए कि जब इतना ज्यादा, जिसे पश्चिम बंगाल का चेहरा अगर इस तरह से, हम क्या पेश करेंगे, सामने आ रहा है, हम कुछ नहीं पेश करते, लेकिन उनका जो सवाल है कि फिर ममता बनर्जी जीत कैसे जाती है इतनी बड़ी बहुमत से, इसका सबसे बेहतरीन जवाब आप ही दे सकते हैं प्रसेनजीत दा। मैं 1 2 3 कुछ पॉइंट देता हूं बंगाल की पत्रकार के हिसाब से। अगर सोफिया जी को ये अजूबा लगता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी जीत जाती है, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जीत गया? हाँ। ये अगर इस तर्क को अपनाया जाए, ठीक है, 400 से 200 पे आ गए, बहुमत से नीचे आ गए। उस समय 282 से बढ़ के 303 भी गए थे। ममता बनर्जी, मैंने क्या कहा, ममता बनर्जी बहुमत के साथ प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी इस बार कॉम्प्रोमाइज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि भगवा झंडा गाड़ी से उतारने के बारे में सोफिया जी कुछ कह रही थी। सोफिया जी, आप 2 दिन पहले मेरे साथ और बाकी हमारे साथियों के साथ थे रामनवमी के दिन। आपको ऐतराज हुआ था कि उत्तर प्रदेश में किसी मजार के ऊपर में लोगों ने भगवा झंडा लगाया था और तुरंत वहां पे योगी सरकार ने कार्रवाई की है। आप थोड़ा सा इस समय रोकना चाहूंगा क्योंकि सीधे प्रसारण के लिए मुझे जाना है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने आज ईसागढ़ गुरुजी मंदिर में दर्शन और पूजन किया है।